हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। इट मींस स्थिति और स्थिति सदिश, और साथ ही अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट मींस विस्थापन और विस्थापन सदिश। तो आप देखना, अगर मुझे किसी भी सिस्टम की अगर पोजीशन बतानी है तो फैक्टर में किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही किसी न किसी सिस्टम की क्या बताता हूं, पोजीशन बताता हूं। जैसे अगर मैं फिजिक्स में किसी भी पॉइंट की या किसी भी सिस्टम की अगर मुझे पोजीशन बतानी, जैसे कि सपोज मेरे को एक पॉइंट P दे दिया और बोला कि इसकी पोजीशन बताइए कि ये कहां पर है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र x y। हमेशा याद रखना, जब भी अपन फिजिक्स में बात करेंगे और किसी भी पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट मींस कार्तीय निर्देश तंत्र x y z के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या करूंगा बेटा, बताऊंगा। ठीक, अब जैसे मैंने एक बार ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये अब ये फिक्स हो गया। ठीक, अब मेरे को अगर इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन बिल्कुल एज इट इज इसके परपेंडिकुलर किस एक्सिस पर डाल दूंगा, एस एक्सिस पर। ठीक, अब आप देखना, ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी हो गई, x, और एज इट इज एक लाइन मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा और ये आप लोगों के पास कितना हो गया, y। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे पॉइंट P पर जाना है तो यहां से ओरिजिन से पहले x चलो, फिर ऊपर की तरफ y चलो, तो मैं पॉइंट P पर पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास P की पोजीशन एक तरीके से पोजीशन क्या होगी, x, y। पोजीशन क्या होगी, x, y। पहले s एक्सिस आएगी, फिर आप लोगों के पास y एक्सिस आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे ये P की अपन लोगों ने क्या बता दी, पोजीशन बता दी। किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बताई अपन लोगों ने, इस निर्देश तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बताई। आई नहीं बात समझ में आप सभी को। अब अपन बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए अपन क्या करेंगे, फिक्स है, जब भी अपन बात करेंगे पोजीशन बताने की, पोजीशन वेक्टर बताने की, तो किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताएंगे। ठीक, आप सबको पता होता है कि इस तरीके से वेक्टर होता है कि होता है अपन लोगों के पास, एक तरफ टेल होता है, एक तरफ हेड होता है। ठीक, मैंने इसको उठाया और बिल्कुल इस तरीके से रखा कि हेड जो टेल है वो तो किधर पर आ जाए, ओरिजिन पर, और हेड किधर की तरफ जाए जहां पर आप लोगों को जाना है। तो एज इट इज इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा उस लोगों के पास। तो मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं कि ये ऐसे जा रहे हो, ऐसे बिल्कुल सीधे निकल जाओ तो कहां पर पहुंच जाओगे, पॉइंट P पर। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये जो आपके पास वेक्टर होगा, ये आपके पास एक तरीके से कौन सा वेक्टर होगा, P वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा आप लोगों के पास, ये P वेक्टर। ठीक, जिसको अपन एक तरीके से फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इट मींस स्थिति सदिश। आई बस में, अब आप बहुत ध्यान से देखो, इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं बात करूं तो एक कंपोनेंट किधर की तरफ आ रहा है, एस एक्सिस पर आ रहा है, एक कंपोनेंट किधर की तरफ, एक घटक किधर की तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है, कितना आएगा, एक्स एंड वाई। तो फिक्स है कि इसको रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। P वेक्टर इक्वल टू पहले कौन होता है, एस एक्सिस, तो x i कैप प्लस फिर कौन आता है, y, और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, j कैप। आई नहीं बात समझ आपको। तो ये तो मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया, ये तो हो गया मेरे पास पोजीशन, और ये हो गया मेरे पास एक तरीके से पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड में बंद करके रूट, और कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बस में, तो इस तरीके से अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके किसी भी पॉइंट के अपन के बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, और उस पोजीशन को अपन वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपन उसका मैग्नीट्यूड भी क्या कर सकते हैं, अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, मतलब P सदिश का परिमाण। आई नहीं बस समझ आप सभी को, पक्के से ना। ठीक, तो ये हो गया पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की या फिर विस्थापन की। अब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है आप लोगों के पास, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का
जो मिनिमम पाथ होता है, ठीक है ना, लेंथ जो होता है, मिनिमम लेंथ होता है, ठीक है ना, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो न्यूनतम पाथ की लंबाई होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो ए और बी के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट या जो विस्थापन होगा ये पूरा स्ट्रेट है, क्योंकि इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। सोच के देख लो, अगर मेरे को इन दोनों को मिलाना है तो एक लाइन चाहिए मुझे, और इससे छोटा पाथ पॉसिबल नहीं है। तो फैक्ट है ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा वो इतना ही तो होगा, इससे कम पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में आप सबको? तो अगर फैक्ट है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो दो पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम पाथ होगा या जो मिनिमम लेंथ होगा वही आप लोगों के पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको इस तरीके से समझते देखना आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पर s एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट a यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, पॉइंट a यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इट मींस इसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। कौन सा पॉइंट बोलेंगे अपन इसको, इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु, ठीक। और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि x1 इक्वल टू कितना है, 2, मतलब कहां से स्टार्ट कर रहा है वो, x1 इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और कहां तक गया वो b तक गया। और अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर x2 इक्वल टू कितना है आप लोगों के पास, 6। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास फाइनल पॉइंट, वो बिल्कुल एकदम सीधा इस तरीके से गया, ठीक। तो उसने a से b तक मूव करा। तो अगर अब आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछे कि बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे तो लिखेंगे 6 माइनस 2, तो जो डिस्टेंस आएगा वो बीच का, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना जाएगा आप लोगों के पास, तो कैसे तो लिखोगे x2 माइनस x1, ठीक। तो अब आपके पास कितना जाएगा 6 माइनस 2, तो आप लोगों के पास कितना जाएगा 4 मीटर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो s एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इसको क्या लिखोगे 4i कैप, और साथ में मीटर लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे। तो अपन ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जब बात करी, बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो मैंने इनिशियल पॉइंट लिया और फाइनल पॉइंट लिया, ठीक। और मैंने उसको किस तरीके से डिफाइन करा कि अब देखो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए एक तरीके से क्या है आप लोगों के पास, पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन, इसको मैं एक तरीके से क्या बोल सकता हूं, इनिशियल पोजीशन भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थिति भी बोल सकता हूं, और इसको क्या बोल सकता हूं मैं एक तरीके से, फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। और फिर मैंने जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तो फाइनल में से किसको माइनस कर दिया, इनिशियल को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया कि नहीं गया। तो मेरे को यहां पर एक बात समझ में आ गई कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा, ठीक है ना, जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करूंगा। आई बात समझ आप लोगों को? तो जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब आप यहां पे देखना, पार्टिकल एक ही तो एक्सिस पे चल रहा है, ओनली एस एक्सिस पर। अगर पार्टिकल टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो तो, ठीक है ना, मतलब इस प्लेन में चल रहा हो तो तब अपन डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालेंगे। आई बात समझ में? तो जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन किस तरीके से लिखेंगे, मैं वापस इसको एक बार, समझ में आया कि नहीं है थोड़ा बहुत ही, फिर भी मैं इसको एक बार लिखता हूं, देखना आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा अपन लोगों के पास, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं इसको लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरे पास डेल्टा आर, ठीक है ना, अब वेक्टर इसलिए ऊपर, अब ठीक, इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा अपने पास वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, एक तरीके का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहां पे डेल्टा आर वेक्टर लिखा है। क्या लिखा है, डेल्टा आर वेक्टर। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये एस एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अपन ने देखा कि कोई एक पार्टिकल यहां पे था किसी पॉइंट P पर, ठीक। अब इस पर ये हो गया आपके पास ओरिजिन, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ। अपन ने यहां पे देखा इसको, तो ये पॉइंट P की पोजीशन कैसे बताओगे,
इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे अपन ने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन कितनी हो गई x1 और यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन आप लोगों के पास कितनी हो गई y1। तो p की जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, जो पोजीशन आएगा p1 p इक्वल टू x1 y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में आप सभी को? और इस पॉइंट को अपन ने अभी यहां देखा है, तो इस इट मींस ये तरीके से क्या हो गया आप लोगों के पास इनिशियल पोजीशन। तो अपन लोगों के पास इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई? इनिशियल पोजीशन इट मींस p, और वो कितना हो गया आप लोगों के पास x1, y1। ठीक, तो अब आप लोगों के पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? एक वेक्टर लेंगे जिसकी टेल को तो ओरिजिन पे रखेंगे और हेड को किधर पे लेके जाएंगे? p पर। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने कितना बोल दिया? r1 वेक्टर बोल दिया। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा? r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आपको बेटा? ये हो गया बात। ठीक, अब ये जो पॉइंट था, ठीक है ना, किसी एक टाइम पर कहां पर पहुंच गया? सपोज चल के यहां से बिल्कुल एकदम सीधा कहां पे पहुंच गया? Q पर पहुंच गया। अब इसकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन बताना तो सर बहुत आसान है, एक लाइन इधर लो परपेंडिकुलर और एक लाइन इधर लो। अब हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया? x2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? y2। तो ये पोजीशन क्या हो गया आपके पास? x2, y2, यहां तक गया वो। आगे बस में, तो अब इस पोजीशन q को क्या बोलेंगे अपन लोग? फाइनल पोजीशन। यहीं तक की बात कर रहे हैं अपन बस। अब आप देखो यहां पे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो देखो s एक्सिस भी चेंज हो रही है, y एक्सिस भी चेंज हो रही है, ठीक है ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा किस में आएगा? 2D में। 2D मतलब जिसमें दो एक्सिस चेंज होती हैं आपकी। आगे बात समझ में? तो देखना अब आप लोग इसको लिखेंगे q और लिखेंगे x2, y2। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और वो कितना जाएगा आपके पास? r2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। इक्वेशन नंबर 2। और पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर का टेल तो रखेंगे यहां पर और हेड रखेंगे वहां पर, और ये हो जाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे? r2 वेक्टर। अगली बस में, अब जो वेक्टर है वो तो यहां से यहां जा रहा है ना, वेक्टर जो भी पॉइंट यहां पे जो भी पार्टिकल है वो तो यहां से यहां जा रहा है, तो वो p से किधर की तरफ जा रहा है? q। तो यहां अब फैक्टर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास अपन लिख देते हैं कि उसने कितना चला? डेल्टा r वेक्टर चला। कितना चला उसने? डेल्टा r वेक्टर चला। किस डायरेक्शन में? p से q, p से q, एकदम सीधा स्ट्रेट। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक तो सारा क्लियर है ना आपके? तो ये जो डेल्टा r वेक्टर होगा, ये डेल्टा r वेक्टर आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर। तो उसने p से q चला, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, लेकिन अपन इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखना आप लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो r1 की वैल्यू फिक्स हो गई, r2 की वैल्यू फिक्स हो गई। अपन इसको साइड में कहीं पर लिख लेते हैं अच्छे से ना। देखना आप, ठीक है? तो अब आपके पास r1 वेक्टर कितना हो गया था? r1 वेक्टर हो गया था आपके पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और r2 वेक्टर आप लोगों के पास कितना हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अपन ने क्या निकाला? डेल्टा r वेक्टर। डेल्टा r वेक्टर क्या है लोगों के पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इट मींस r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। आई बस में?
ये एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज और देखना, अब आप इसको देखो, आप इस ओरिजिन को देखो, यहां से ओरिजिन, अब इधर से r1 वेक्टर इधर जा रहा है, इधर r1 वेक्टर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और डेल्टा r वेक्टर इधर जा रहा है, डेल्टा r वेक्टर, और जो नेक्स्ट है वो r2 वेक्टर इधर से इधर की तरफ जा रहा है। आगे बस समझ में। अब ट्रायंगल लॉ पे जाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज के नियम में क्या होता था, ऐसा ट्रायंगल होता था, ठीक, उसमें दो वेक्टर होते थे, एक ऐसे होता था और एक कैसे होता था, और एक ए वेक्टर होता था और एक बी वेक्टर होता था, और एक का हेड होता था, एक का टेल होता था। तो जो रिजल्टेंट होता था, जो परिणामी होता था, वो हमेशा ट्रायंगल की थर्ड साइड, त्रिभुज की तीसरी भुजा पे जाता था कि नहीं जाता था, और हमेशा, अब तक दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आता था, हमेशा एक ही डायरेक्शन में। तो अपन सोचेंगे ऐसे चले, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आता था ऐसा, और इसको आप लोग क्या लिखते थे, आर वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो ये होता था आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप देखो ये ऐसे जा रहा है, ये और ये देखो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, r1 वेक्टर और डेल्टा r वेक्टर एक ही सेंस में जा रहे हैं। तो अब आप देखो, जो ये तो दो साइड हो गई ट्रायंगल की, एक का हेड हो गया, एक का टेल हो गया, तो अब देखो ये इस तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर। तो ये तो r वेक्टर हो गया, ये a वेक्टर हो गया, और ये b वेक्टर हो गया। तो अगर मैं r1 वेक्टर को इधर लेके जाऊंगा तो डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। देख लो वही हो गया, r2 वेक्टर माइनस, चाहे ऐसे निकालो चाहे डायरेक्ट निकालो, सेम बात है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो देखना आप लोग, अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। अब अपन r2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, तो डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक। उसके बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू, अब देखना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप, ठीक है। अब देखो ये रहा i1, ये रहा i1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा i कैप प्लस y2 माइनस y1, और साथ में क्या हो जाएगा j कैप। ये आपके पास डेल्टा r वेक्टर निकल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वही रूट लो, आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसका स्क्वायर करो, वाई एक्सिस के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी फाइनल पोजीशन है और जो भी इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। आई कैप के साथ आई कैप को देखना है, जे कैप के साथ जे कैप को देखना है। अब यहाँ पे फाइनल कितना है x2, इनिशियल कितना है x1, तो x2 माइनस x1 लिख देंगे। यहाँ पे फाइनल कितना है y2, यहाँ पे इनिशियल कितना है y1, तो y2 माइनस y1 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, ठीक। ये आप लोगों के पास किसमें निकला, आई कैप जे कैप, तो ये आपके पास किसमें निकला, 2D में। और अगर 3D होता तो x y z, तो कैसे लिखते हैं आप बहुत ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आप मैग्नीट्यूड लिखते रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखना, जैसे आपको पॉइंट दे दिया कोई भी, ठीक है ना, जैसे सपोज एग्जांपल देखना, आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया 2,3, ठीक है, और फाइनल पॉइंट आप पॉइंट P से किधर की तरफ जा रहे हो, Q की तरफ जा रहे हो, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिया आप लोगों को 4,5। तो अब आप लोगों के पास ये तो वही एक तरीके से क्या, इनिशियल पोजीशन, क्या होगी बेटा, ये इनिशियल पोजीशन, और ये आप लोगों के पास क्या हो गया,
फाइनल पोजीशन। आगे बस में तो आप लोगों के पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना जाएगा, p वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, q वेक्टर माइनस का p वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस को डायरेक्ट अंदर लेके जा रहा हूं, तो 2i कैप माइनस का 3j कैप, तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 2i कैप, इधर 3 है इधर 5 है, तो इधर आपके पास बचेगा 2j कैप। तो ये आप लोगों के पास क्या निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे डेल्टा आर वेक्टर का, तो रूट में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4, मतलब रूट में कितना आ जाएगा 8, रूट 8 मतलब 2 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। आई नहीं है बस में। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर पे क्या करते हैं बेटा बात करते हैं। देखो जल्दी से एक बार इसको, एक क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है ना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 1982 में, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, आप लोगों के पास एक फोर्स है, ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं, आप लोगों के पास एक फोर्स की वैल्यू दे रखी है F फैक्टर इक्वल टू माइनस का k y i कैप प्लस x j कैप, एक फोर्स दे रखा है और k आप लोगों के पास कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल मतलब किसी पार्टिकल पे लगता है, मूविंग इन द xy प्लेन मतलब xy प्लेन में, मतलब मान लो कि ये s एक्सिस और ये y एक्सिस और इसी में ही वो फोर्स लग रहा है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मतलब वो मूल बिंदु से लगना स्टार्ट होता है। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग एस एक्सिस, ठीक है ना, वो पार्टिकल को एस अक्ष के अनुदिश लेके जाता है टू द पॉइंट a, 0 मतलब a, 0 तक। उसके बाद देन पैरेलल टू द y एक्सिस मतलब y एक्सिस के समानांतर लेके जाता है, और किस पॉइंट तक ले जाता है a, a तक लेके जाता है। तो पूछा है देन फाइंड आउट टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब इस पूरे सिस्टम में फोर्स ने कितना वर्क करा। ये तो थ्योरी बोल रही है। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक फोर्स है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ये हो गया आपके पास एस एक्सिस, ये हो गया आपके पास y एक्सिस, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक, पहले पार्टिकल यहीं पे रखा हुआ था, लेकिन फोर्स इसको पहले कहां पे लेके गया एस एक्सिस के अलोंग लेके गया, और कहां तक लेके गया इस पॉइंट तक लेके गया, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है a, 0 तक लेके गया इस एक्सिस पे। तो फैक्ट है एक बार फोर्स इसको यहां से यहां तक लेके जा रहा है कि जा रहा है, तो एक बार वर्क डन हो जाएगा यहां पे कितना W1 की, पहले यहां से यहां तक करा, फिर उसके बाद वो क्या करा है y एक्सिस के पैरेलल, अब y एक्सिस के पैरेलल मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और कितने पॉइंट तक लेके गया a तक लेके गया। तो फैक्ट है अब यहां पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो a, बनेगा कि नहीं बनेगा, a तो इसका, ठीक है ना, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, देखो अब s एक्सिस चेंज हो रही है, ओनली y एक्सिस चेंज हो रही है। आगे बात समझ आपके, तो और यहां पे a हो गया, तो ये यहां पे वर्क डन कितना हो गया W2 हो गया। आई बस में, तो आप लोगों के पास जो नेट वर्क डन आएगा, नेट मतलब कुल कार्य, तो कितना आ जाएगा W1 प्लस W2। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं W1 कैलकुलेट करते हैं, एस एक्सिस वाला वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं W1 पर। तो W1 वेक्टर, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आप लोगों के पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूं डेल्टा R1 वेक्टर, क्योंकि W1 है तो डेल्टा R1, ये भी वेक्टर, तो फोर्स भी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन वर्क डन स्केलर होता है। तो फैक्टर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या लग जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा कि लग जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एस एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो फैक्ट है मेरे पास इसको कैसे लिखूंगा, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा x1 वेक्टर लिखूंगा। आ गई बात समझ में आपको। अब आप देखो, ये तो गई इनिशियल पोजीशन 0 0 और ये हो गई फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ही तो निकालोगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में कितना है a माइनस 0, a माइनस 0 आई क्या,
और 0 माइनस 0 जे कैप, तो 0 रहेगा। तब आपके पास यहाँ पे देखिए ओनली कितना आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पे डेल्टा x1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा a आई कैप। पहला तो बात समझ में आएगी नहीं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो a माइनस 0 आई कैप, पहले s एक्सिस आती है फिर y एक्सिस आती है, 0 माइनस 0 j कैप, तो 0 y एक्सिस तो कितनी है पूरी, y एक्सिस तो यहाँ पर टोटल कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो डेल्टा x1 इक्वल टू कितना आ गया a आई कैप। और f फैक्टर की वैल्यू आप लोगों को सबको पता है, तो देखना आप लोगों के पास वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस k y आई कैप प्लस x j कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, अदिश गुणन करेंगे किसका, a आई कैप का। अब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, याद करो अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप से, तो आप लोगों के पास W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का k y और यहाँ पर कितना हो जाएगा a। अब आप देखो इस वाली कंडीशन पे y की वैल्यू हमेशा कितनी है आपके पास 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का k 0 इंटू a हो जाएगा, तो आप लोगों के पास जो वर्क डन W1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 0 आ जाएगी। तो W1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। अब आप ध्यान से देखना, जब अपन इस कंडीशन पे चल रहे हैं, इस कंडीशन पे जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, जब मैं अब इस वाले वर्क डन के लिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और जब मैं बिल्कुल ऐसे इधर सीधा जा रहा हूं तो देखना आप लोग क्या बनेगा। चलो अब अपन देखो W1 कितना आ गया 0, अब अपन W2 कैलकुलेट करते हैं यहां पर, तो देखना आप लोग, तो W2 इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, वही f वेक्टर डॉट डेल्टा R2 वेक्टर ले लो कि नहीं ले लो। अब आपको ध्यान से देखना ये कौन सी एक्सिस चेंज हो रही है, ओनली y एक्सिस चेंज हो रही है, तो मैं इसको यहां पे क्या ले लेता हूं डेल्टा, ठीक है ना, f वेक्टर डॉट डेल्टा y1 वेक्टर ले लेता हूं, आई बस में। अब डेल्टा y1, अब वही फाइनल माइनस इनिशियल, ये करा ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो a माइनस a, क्योंकि पहले f एक्सिस आ रही, तो a माइनस a आई कैप, तो a माइनस a 0 आई कैप हो जाएगा, और a माइनस 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा j कैप, मतलब डेल्टा y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, a j कैप आ जाएगी, ठीक। और f वेक्टर की वैल्यू तो आपको पता है, तो f2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का k y आई कैप प्लस x j कैप, और डेल्टा y1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा a j कैप। अब j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो आप लोगों के पास W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये k तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, साथ में माइनस, तो माइनस का k x और क्या हो जाएगा a। अब इस वाली कंडीशन पे यहां से लेके यहां तक देखो, हर कंडीशन पे x इक्वल टू कितना है आपके पास a, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो W2 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का ka स्क्वायर हो जाएगा। तो अब W नेट कितना है, W1 प्लस W2, तो W नेट कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस का ka स्क्वायर, तो W नेट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, माइनस का ka स्क्वायर हो जाएगी, तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा माइनस ka स्क्वायर आएगा। आई नहीं बस में देखो जल्दी से इसको,